नमस्कार साथी, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आधुनिक काल से 50 प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। छायावाद और प्रगतिवाद से संबंधित ये प्रश्न होंगे साथियों। 50 बहुविकल्पीय अर्थात MCQs और 360 प्रश्न अभी तक हम हल कर चुके हैं और आप लोगों ने सही उत्तर भी दिए। ठीक है, तो आज 50 प्रश्न है, तो इस तरह से इस वीडियो के साथ ही हमारे 410 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। ओके साथियों, वीडियो श्रृंखला है साथियों, और जो पहले हमने वीडियो बना रखी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, इसी तरह हम रोज़ रात 9 बजे आपके लिए MCQs वगैरह लेकर आते हैं। ठीक है साथियों, तो पिछली वीडियो जो हम लाए थे भाग 8, उसमें हमने द्विवेदी और भारतेंदु युग और द्विवेदी काल से 30-30 प्रश्न अर्थात 60 प्रश्न टोटल लेकर आए थे, और इस वीडियो में 50 प्रश्न हैं छायावाद और प्रगतिवाद से। तो चलिए भाग 9 आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो साथियों आज का हमारा पहला प्रश्न, छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है? विकल्प हैं हजारी प्रसाद वैद्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी या फिर राम कुमार वर्मा। ABCD कौन सा सही उत्तर है साथियों? अभी हिंदी लेक्चरर कैडर में ये प्रश्न आया हुआ था, तो बी ऑप्शन वाले वेरी गुड साथियों। मधुचर्या, छायावाद को मधुचर्या कहा है रामचंद्र शुक्ल जी। आगे चलते हैं साथियों, बी ऑप्शन वाले वेरी गुड। तो दूसरा प्रश्न है साथियों हमारे पास, छायावाद के जाने माने 4 स्तंभ में निम्न में से कौन सा नहीं है? माखनलाल चतुर्वेदी, महादेव वर्मा, निराला प्रसाद। बहुत सही उत्तर देते हो और बहुत जल्दी उत्तर देते हो आप लोग। 4 स्तंभों में से माखनलाल चतुर्वेदी नहीं है। वेरी गुड साथियों। आगे अगला प्रश्न है साथियों, छायावादी काव्य धारा के समानांतर, ठीक है फिर से पढ़ते हैं, छायावादी काव्य धारा के समानांतर कौन सी काव्य धारा चलती रही? कौन सी काव्य धारा चलती रही? ठीक है, छायावादी काव्य धारा थी, उसके समानांतर कौन सी काव्य धारा चलती रही? राष्ट्रीय सांस्कृतिक, प्रयोगवादी, अकविता या उत्तराधुनिकवाद? उत्तराधुनिकता। जल्दी बताइए। ABCD। वेरी गुड। तो राष्ट्रीय संस्कृति की काव्य धारा चलती रही। शाबाश। आगे साथियों जो प्रश्न है वो पंक्ति है साथियों, मैं कृतार्थ देह तृणों लघु दोने में, तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण। यह पंक्ति कविता किसकी है? मतलब ये किसकी कविता की पंक्तियां हैं? प्रसाद जी के हैं, पंत जी के हैं, महादेवी के हैं, निराला की हैं? क्या है साथियों? मैं कृतार्थ देह तृणों लघु धोने में, तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण। सही उत्तर है साथियों, पंत जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन वाले शाबाश। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास 5वां प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न साथियों ध्यान से पढ़िएगा। क्या है प्रश्न? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं। क्या है? ध्यान से पढ़ना है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं, वर्ण थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद, सामंती साम्राज्यवाद, बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह कथन किसने कहा है? जल्दी बताइए। नंदलाल वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र या प्रसाद जी? सही उत्तर शीघ्र बताइए साथियों, क्या होने वाला है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, वर्ण थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद, सामंती समाजवादी, बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। क्या उत्तर होगा साथियों? जल्दी बताइए। शाबाश। तो रामविलास शर्मा ने ये पंक्ति दी है। ठीक है साथियों, और छायावाद सूक्ष्म के स्थूल का सूक्ष्म के प्रति विद्रोह है, ये पंक्ति कही है डॉक्टर नागेंद्र ने। ठीक है, लेकिन इसका उलट कही है रामविलास शर्मा ने, ये वाली पंक्ति। ओके, आगे साथियों 6ठा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुकद्दर पांडे का छायावाद शीर्षक निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? छायावाद शीर्षक नाम का एक निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? सरस्वती, श्री शारदा, हितवाणी या माधुरी? जल्दी बताइए। मुकद्दर पांडे का छायावाद शीर्षक निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? प्रथम बार किस पत्रिका में? जिनका ऑप्शन साथियों बी आ रहा है, शाबाश। ठीक है, बी ऑप्शन वाले वेरी गुड। तो श्री शारदा।
अगला प्रश्न है साथियों, 7वां प्रश्न है हमारे पास, क्या है इसको पढ़ते हैं। शायाबाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, किसने कहा। फिर से एक बार पढ़िए। शायाबाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। रामकुमार वर्मा ने कहा, पंत ने, प्रसाद ने या निराला ने। जल्दी। रामकुमार वर्मा, पंत, प्रसाद या निराला, किसने कहा साथियों। जी हाँ, ये पंत ने कहा है साथियों कि शायाबाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग आधुनिक काल का कौन सा युग कहलाता है। खड़ी बोली के साथ, ठीक है, जिसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग आधुनिक काल का कौन सा कहलाता है। द्विवेदी युग, शायाबाद युग, प्रगतिवाद युग या प्रयोगवाद युग, जल्दी बताइए। या यूँ बोले, खड़ी बोली को अगर निकाल भी दिया जहाँ से, तो ये पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। जी हाँ, जिनका द्वितीय आंसर आ रहा है शायाबाद से प्रश्न आ रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि शायाबाद ही है साथियों। शायाबाद को इस स्वर्ण युग माना जाता रहा है। अगला प्रश्न है साथियों, शायाबाद के लेखक हैं, जल्दी बताइए क्या उत्तर होगा। शायाबाद के लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवीर सिंह, डॉक्टर देवराज या डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जल्दी बताना साथियों। शायाबाद एक के लेखक कौन है। ये एक हम आलोचनात्मक लेख या पुस्तक कह सकते हैं। किसने लिखा है इसको। जी हाँ साथियों, बी ऑप्शन वाले, वेरी गुड। तो ये लेख जो है वो नामवर सिंह ने लिखा है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, शायाबाद के बृहत्त्रयी में कौन शामिल नहीं। शायाबाद के बृहत्त्रयी में कौन शामिल नहीं है। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, जल्दी बताना है साथियों कौन शामिल नहीं है बृहत्त्रयी, जल्दी। जी हाँ साथियों, महादेवी जी नहीं है। ठीक है, प्रसाद, पंत, निराला बृहत्त्रयी में शामिल हैं। आगे अगला प्रश्न साथियों, शायाबाद के लघुत्रयी में कौन शामिल नहीं है, जल्दी बताइए। महादेव वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा या माखन लाल चतुर्वेदी, कौन शामिल नहीं है। ए बी सी डी। तो साथियों जिनका ऑप्शन डी आ रहा है, वेरी गुड, माखन लाल चतुर्वेदी। हम 2 या 3 सेकंड ही दे रहे हैं। ठीक है, आगे उत्तर देने के लिए 2 या 3 सेकंड। ठीक है साथियों, अगर आसान उत्तर लगता है हमें कि हाँ आप लोग दे देंगे तो 2 सेकंड, अगर टफ है तो 3 सेकंड है अधिक से अधिक। आगे साथियों, सुख दुख की भावेशमयी, ठीक है, सुख दुख की भावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है, किसने कहा। पंत, महादेव वर्मा, महावीर प्रसाद या फिर रामकुमार वर्मा ने, जल्दी बताइए। ए बी सी डी कौन सा सही होने वाला साथियों, जल्दी बताना साथियों। जी हाँ साथियों, तो इसका जो सही उत्तर आएगा वह है ऑप्शन हमारे पास महादेव वर्मा जी। ठीक है, बी ऑप्शन इज़ राइट, बी वाले शाबाश साथियों। सुख दुख की भावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के ऊपर जो चित्रण कर देना ही गीत है। तो जो गीत या कविता के संबंध में राय है महादेव वर्मा की। ठीक है साथियों, 12वें का दूसरा जिन्होंने टिक किया है बी ऑप्शन, वेरी गुड। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, 13वां प्रश्न, चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, पंक्ति किस काव्य से है। चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, जो पंक्ति किसकी है। लहर, आंसू, झरना, जोही की गली। चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, पंक्ति किस काव्य से है। तो साथियों जो ये पंक्ति है, यह है जो काव्य है साथियों, वो माना जाता है कि यह पंक्ति आंसू की है। ठीक है, आंसू काव्य से है। ठीक है साथियों, तो वेरी गुड, जिनका बी ऑप्शन है, चंचला स्नान करावे चंद्रिका पर्व में जैसी। ओके, आगे चलते हैं साथियों। 14वां प्रश्न। अगला प्रश्न, काफ़ी बार ये पंक्ति आपने परीक्षाओं में पढ़ी होगी अगर आपने हिंदी साहित्य संबंधी परीक्षाएं दी हैं।
मुक्त करो नारी को मानव चिरवंदिनी नारी को, पंक्ति किस काव्य कृति से है? मुक्त करो नारी को मानव, पंचवटी, जुकांत, गुंजन, जुगवाणी। जल्दी बताना है, जल्दी शीघ्र बताएं साथियों। पंचवटी, जुगांत, गुंजन या जुगवाणी, किससे है साथी ये पंक्ति? शाबाश। तो साथियों ये पंक्ति जुगवाणी से है, डी ऑप्शन वाले, वेरी गुड। ठीक है, 14वें का डी। ओके, आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न 15वें पर। 15वां प्रश्न है, महादेवी जी का वह काव्य संग्रह कौन सा है जिसमें उनके दार्शनिक विचार अधिक प्रौढ़ रूप में उभर कर आए हैं? साथियों कुछ संतुलित क्वेश्चन बोलूँगा, इनको ज़्यादा टफ नहीं। ठीक है, यदि आपको हिंदी साहित्य शायाबाद का ज्ञान है, ठीक है, तो आपने ये पढ़ा होगा। महादेवी जी का वह काव्य संग्रह है जिसमें उनके दार्शनिक विचार अधिक प्रौढ़ रूप में उभर कर आए हैं। रश्मि, निहार, नीरजा, सांध्य गीत, क्या है? तो साथियों जिनका डी ऑप्शन है सांध्य गीत। शाबाश, आगे चलते हैं। 16वां प्रश्न है साथियों, शायाबाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी के रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी। फिर से पढ़ लेना, पहले प्रश्न समझिए साथियों, समझिए इसको क्या क्या कहा जा रहा है इसमें, कि शायाबाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी के रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई है। यह विचार किस आलोचक का है? शुक्ल जी का है, रामविलास जी का है, हजारी प्रसाद का, या नागेंद्र का? शीघ्र बताना साथियों। इसमें यही कहा गया है कि शायाबाद का जो मूल है उसमें पाश्चात्य रहस्यवाद भावना है, और ये जो रहस्यवाद की भावना आई है साथियों, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी का जो रोमांटिज़म है, जैसे बोले हिंदी में स्वच्छंदतावाद अंग्रेजी का, ठीक है, इंग्लिश का, उससे ही प्रभावित है। ठीक है, जो शायाबाद में रहस्यवाद की भावना आई है तो अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म से आई है। किसका विचार है साथियों? तो यह विचार साथियों है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ओके, इसको याद कर लेना, इस मत को काफ़ी बार पूछा गया है परीक्षाओं में। ओके जी, तो ये याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं साथियों 17वें प्रश्न पर। 17वां प्रश्न है साथियों, राम की शक्ति पूजा का कथानक प्रतीक रूप में घोषित करता है। राम की शक्ति पूजा का कथानक प्रतीक रूप में घोषित करता है, क्या करता है साथियों? राम की रावण पर विजय, देव की दानव पर विजय, मानव की शक्ति पर विजय, सत्य की असत्य पर विजय। ABCD कौन सा सही है साथियों? राम की रावण पर विजय, देव की दानव पर विजय, मानव की शक्ति पर विजय, या सत्य की असत्य पर विजय। प्रतीक रूप में क्या घोषित करता है राम की शक्ति पूजा काव्य, जो निराला जी का है? वेरी गुड। तो साथियों डी ऑप्शन वाले, शाबाश। ठीक है, सत्य की असत्य पर विजय है। ओके, शाबाश। आगे चलते हैं साथियों। आगे साथियों 28वां प्रश्न है, किस कवि के काव्य का क्रमिक विकास शायाबाद, प्रगतिवाद, नव मानवतावाद के रूप में हुआ? फिर से पढ़िए, किस कवि के काव्य का क्रमिक विकास शायाबाद, प्रगतिवाद और नव मानवतावाद के रूप में हुआ? पंत, प्रसाद, महादेव वर्मा या निराला? जल्दी बताना है साथियों, शीघ्र बताएं। किसने कहा, जब माफ़ करेगा, ये किसके बारे में बात हो रही है कि किस कवि का काव्य का जो विकास है, क्रमिक विकास, पहले शायाबाद हुआ, फिर प्रगतिवाद, फिर नव मानवतावाद। पहले उसमें शायाबाद के काव्य के गुण मिले उस कवि में, फिर प्रगतिवाद के बारे में लिखा, फिर उसके बाद नव मानवतावाद। तो किस कौन इस धारा में बहा? जी बिल्कुल, पंत जी की बात हो रही है साथियों। पहले शायाबाद, फिर प्रगतिवाद, फिर नव मानवतावाद। आगे साथियों स्कोर गिनते रहें, अपना काउंटिंग करते रहो। शायाबाद का पतन कृति के लेखक हैं, कौन है? रामविलास, नामवर सिंह, देवराज, राम कुमार। जल्दी बताइए, राम कुमार वर्मा जी हैं क्या? जल्द शीघ्र बताइए। वैसे बहुत सही उत्तर आ रहे हैं, बहुत जल्दी उत्तर देते हो आप लोग, शाबाश। सही उत्तर है साथियों डॉक्टर देवराज जी। ठीक है, देवराज, डॉक्टर देवराज की ये कृति है शायाबाद का पतन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों
कौन सा है? 20वां प्रश्न है साथियों, शायाबाद युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? शायाबाद युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? राम कुमार वर्मा, पंत, प्रसाद या निराला? शायाबाद युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सबको मालूम है शायाबाद शुरुआत हुई प्रसाद जी से, तो प्रसाद जी, जिनका उत्तर है साथियों सी। वेरी गुड। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, शोड़ अगला प्रश्न है, शोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? निराला, बालकृष्ण शर्मा, नवीन पंत या महादेवी वर्मा? साथी बहुत आसान प्रश्न है, बहुत बार ये पंक्ति रिपीट हुई है, बहुत बार पेपरों में, खासकर नेट की परीक्षा में, DSSSB, TGT हिंदी में भी। तो साथियों जी हाँ, ये पंत की पंक्ति है। ठीक है, पंत सुमित्रानंदन पंत जी की पंक्ति है, याद करना है आपने। ठीक है, आगे चलते हैं। 22वां प्रश्न साथियों कि शायाबाद की समय सीमा क्या है? जल्दी बताइए। 1900 से 1920, 1920 से 1930, 1925 से 1936, 1900 से लेकर 1918 ईस्वी। जल्दी बताना है। बहुत तेज़ी से उत्तर देते हो आप लोग, शाबाश। डी ऑप्शन वाले, शाबाश। अगला प्रश्न है, शायाबाद शब्द पहली बार किसने हिंदी में प्रयोग किया? नामवर सिंह, मुकुटधर पांडे, निराला या देवराज? हाल ही में एक प्रश्न आया था, एक शायाबाद नाम से लेख भी लिखा था उन्होंने एक पत्रिका में, हाल ही अभी प्रश्न आया साथी, ज़्यादा आया। वेरी गुड। तो मुकुटधर पांडे ने लिखा था। ठीक है, और शायाबाद लेख, और जो श्री शारदा पत्रिका में छपा था प्रथम बार, और शायाबाद शब्द भी उन्हीं के देन है। आगे साथियों 24वां प्रश्न है, शायाबाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा? शायाबाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा? 24वां प्रश्न है साथियों, निराला, महादेव वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा? शायाबाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा? जी हाँ, तो जिनका ऑप्शन सी आ रहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, शायाबाद के सर्वाधिक कटु आलोचक कौन है? शायाबाद के सर्वाधिक कटु आलोचक, मतलब जो इस बात से ही घृणा करते हैं एक प्रकार से, मतलब बहुत कटु शब्दों में आलोचना करी है इस काल की। रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या लीलाचंद्र जोशी? जल्दी बताइए साथी, कौन सा सही उत्तर होने वाला है? बहुत सही उत्तर आते हैं आपके, बहुत जल्दी उत्तर देते हो, इसका मतलब आप लोग तैयारी कर रहे हो। वेरी गुड। तो साथियों बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवा रहे हैं हम आपकी। ओके, इसी तरह से MCQs और भी मटेरियल हम तैयार कर रहे हैं, बहुत जल्दी प्रस्तुत करेंगे। और प्लेलिस्ट में जाइए तो बहुत कुछ मिल जाएगा साथियों वहाँ पर, मास्टर कैडर के अकॉर्डिंग और UGC नेट के। ठीक है, तो शाबाश साथी, जिनका विकल्प है दूसरा। ओके, शायाबाद का सर्वाधिक कटु आलोचक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। आगे साथियों, सुंगनी साहू घराने से कौन सा कवि है? मालूम होगा किनके बारे में बात हो रही है। सुंगनी साहू एक बहुत अच्छा घराना माना गया है। ये भी कौन सा कवि है? जब भी हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो ये घराने का नाम ज़रूर आता है कि हाँ, ये प्रसिद्ध घराने से वो संबंधित थे। निराला, पंत, प्रसाद, महादेव वर्मा, ABCD में से कौन सा सही है साथी? जल्दी बताने की प्रयत्न करें। जी हाँ, वेरी गुड, सी ऑप्शन वाले। वेरी गुड साथी, प्रसाद जी साहू घराने से हैं। अगला प्रश्न साथियों काफ़ी सरल, कामयानी के कितने सर्ग हैं? बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड, शाबाश, दिल जीत लेते हो आप लोग। इससे पता चलता है कि आप लोग कितनी मेहनत करते हो। 15 सर्ग हैं। इन 15 सर्गों के नाम भी आप लोगों ने याद करने हैं। ओके, अगला प्रश्न साथियों, प्रसाद की खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह है। प्रसाद की खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह है झरना, आंसू, कानन, कुसुम, उर्वशी। तो ये पूछा गया है कि प्रसाद ने ऐसा कौन सा काव्य संग्रह लिखा जिसमें उन्होंने पहली बार खड़ी बोली की कविताएं संग्रहित की। ठीक है, कौन सी वो पुस्तक है? झरना, आंसू, कानन, कुसुम, उर्वशी? जल्दी बताना है साथियों। शाबाश, वेरी गुड, सी ऑप्शन वाले। वेरी गुड साथियों, कानन कुसुम। ठीक है, कानन कुसुम में उनकी
खड़ी बोली की रचनाएं मिलती हैं और जिनका प्रथम काव्य संग्रह कह सकते हैं जिसमें खड़ी बोली की काव्य रचनाएं मिलती हैं। अगला प्रश्न मैं बोलूँगा काफ़ी आसान। नए कवियों का गोरखनाथ किसे कहा गया? नए कवियों का गोरखनाथ किसे कहा गया? पंत निराला प्रसाद या राम कुमार वर्मा जी? शीघ्र बताइए। 29वां। तो साथियों वेरी गुड, जिनका ऑप्शन आ रहा है साथियों ए, बिल्कुल गलत हैं, पंत नहीं है। जिन्होंने तीसरा ऑप्शन दिया प्रसाद, वो भी गलत हैं। और चौथे ऑप्शन वाले तो बिल्कुल ही गलत है, राम कुमार वर्मा। तो मुझे मालूम है बी ऑप्शन वाले ज़्यादा हैं और निराला इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और ख़ुद वो शैव थे, इसलिए नए कवियों का गोरखनाथ इनको माना गया। आगे साथियों, किस कवि को शब्द शिल्पी कहा गया है? किस कवि को शब्द शिल्पी कहा गया? पंत, निराला, प्रसाद, राम कुमार वर्मा? शीघ्र बताएं साथियों। जी हाँ, टाइम अप हो गया जी। पंत, वेरी गुड, पंत वाले शाबाश साथियों, ठीक है। आगे अगला प्रश्न 31वां प्रश्न साथियों, प्रगतिवाद का आधार है? क्या आधार है साथियों, जल्दी बताना है। प्रगतिवाद का आधार है रहस्यवाद, छायावाद, प्रगतिवाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद? शीघ्र बताएं। प्रगतिवाद का आधार क्या है? बहुत सही साथियों। प्रगतिवाद का आधार ना तो प्रकृतिवाद, ना छायावाद, ना रहस्यवाद, तो बिल्कुल द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ठीक है। जो मार्क्सवाद था ना, वो दर्शन के क्षेत्र में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बन जाता है, राजनीति के क्षेत्र में साम्यवाद बन जाता है, और समाज के क्षेत्र में समाजवाद बन जाता है, और साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद बन जाता है। मैं बहुत बार चीख कर इस बात को समझाया हूँ, ठीक है। तो प्रगतिवाद का आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। याद कर लेना, रट लेना, हमेशा दिमाग में घुसा के रखिए। ऐसा प्रश्न कभी छोड़ना नहीं है, गलत नहीं करना है। ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है जो अभी आया है साथियों। 32वां प्रश्न है कि भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? जल्दी बताइए। 1935, 1936, 1937, 1938? ठीक है, कब हुई, कहाँ हुई वो बाद में बताते हैं, लेकिन कब हुई ये पहले बताना है। कहाँ हुई और किसने की, किसके इसके मतलब कौन इसके अध्यक्ष थे? प्रगतिवाद लेखक संघ, जी हाँ साथियों, 1936 में, ठीक है। 1936 इज़ द राइट आंसर, बी ऑप्शन वाले, वेरी गुड। 1936 में जो हुई थी लखनऊ में, याद कर लेना आप लोगों ने, ठीक है, लखनऊ में, ओके। और प्रेमचंद की अध्यक्षता में, ठीक है साथियों। आगे साथियों 1933 प्रसिद्ध काव्य संग्रह है सतरंगे पंखों वाली के रचनाकार हैं? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, भगवती चरण वर्मा? शीघ्र बताना है। मालूम है आपको अभी प्रगतिवाद से प्रश्न आ रहे हैं, तो ये प्रगतिवादी लेखक जल्दी, सतरंगे पंखों वाली, जी हाँ साथियों, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, भगवती चरण वर्मा? शीघ्र बताएं। टाइम अप हो चुका है वैसे तो, चलो बता ही देते हैं। ये इसके जो लेखक हैं और रचनाकार हैं वो हैं नागार्जुन जी, ठीक है, नागार्जुन है। आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न, पंत ने अपनी किस कृति में प्रगतिवाद को युग की वीणा बताया है? प्रगतिवाद को युग की वीणा बताया है किस कृति में, रचना में? पल्लव, वीणा, जुगवाणी, ग्रंथि? शीघ्र बताना साथियों। पल्लव, वीणा, जुगवाणी, ग्रंथि? तो साथियों जिनका ऑप्शन सी आ रहा है, जुगवाणी मतलब जुग की वीणा, ठीक है, इसमें बताया है, ओके, याद कर लेना है। अगला प्रश्न साथियों क्या है? प्रश्न है निराला की वह रचना जिसमें सर्वहारा वर्ग की दीन दशा का उल्लेख हुआ है? याद कर लीजिए क्योंकि ऑप्शन नीचे दिए गए हैं दूसरे पेज पर। निराला की वह रचना जिसमें सर्वहारा वर्ग की दीन दशा का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन देखिए, बैतोड़ती पत्थर, सरोज स्मृति, बनवेला या अनामिका? निराला की वह रचना जिसमें सर्वहारा वर्ग की दीन दशा का उल्लेख हुआ है, सर्वहारा मजदूर वर्ग, ठीक है, बैतोड़ती पत्थर, सरोज स्मृति,
वनवेला या अनामिका? शीघ्र बताइए। वेरी गुड। तो वह तोड़ती पत्थर, इस कविता को जब आप पढ़ेंगे तो दिल को या मन को झंझोर देने वाली पंक्तियाँ इसमें लिखी हैं और उन लोगों की पीड़ा के बारे में बताया है जो सड़कों का निर्माण करते हैं लेकिन फिर भी उनको 3 वक्त की रोटी मिलना भी पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ एक कविता काफ़ी मैं कहूँगा इसमें भावनाएं उमड़ती हैं गरीबों के लिए। ठीक है, तो जो इसमें जो है याद कर लेना कि वह रचना है निराला की जिसमें सर्वहारा वर्ग की दीन दशा के बारे में दिखाया गया है। अगला प्रश्न साथियों, मांझी ना बजाओ बंशी कविता के रचयिता कौन है? मांझी ना बजाओ बंशी कविता के रचयिता जल्दी बताइए। पंत जी हैं, नागार्जुन हैं, रंगे राघव हैं, केदारनाथ अग्रवाल है? जल्दी बताइए साथियों। 36वां प्रश्न है, मांझी ना बजाओ बंशी। जी हाँ साथियों, जी हाँ, केदारनाथ अग्रवाल जिनका उत्तर आ रहा है 36वें प्रश्न का। वेरी गुड। ठीक है, मांझी ना बजाओ बंशी और केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रंगे राघव, ठीक है, ये सभी साथियों प्रगतिवादी कवि हैं। अगला प्रश्न 37वां साथियों, फूल नहीं रंग बोलते हैं नामक काव्य संग्रह के रचयिता हैं? फूल नहीं रंग बोलते हैं, मुक्तिबोध, नराला, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन? शीघ्र बताइए। 37वां प्रश्न। जी हाँ साथियों, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और केदारनाथ अग्रवाल साथियों ये जो शख्स हैं हिंदी साहित्य में बड़ा नाम है। इनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ साथ और भी कई सारे पुरस्कारों से अलंकृत किया जा चुका है। अगला प्रश्न साथियों, इंदिरा गांधी की राजनीति को केंद्र बनाकर किस कवि ने उन पर आरोप लगाकर कविता की? आपको तो मालूम ही है, इंदिरा गांधी एक नेता जो प्रधानमंत्री पद पर भी रहीं, लेकिन साथियों इमरजेंसी जैसा दाग उनके पूरे करियर में लगा। तो इंदिरा गांधी की राजनीति को केंद्र बनाकर किस कवि ने उन पर आरोप लगाकर कविता की? नागार्जुन, निराला, पंत या महादेव वर्मा? शीघ्र बताइए क्या सही उत्तर होने वाला है। तो जी हाँ साथियों, ए ऑप्शन वाले वेरी गुड। 38वां जो है इसका उत्तर आएगा ए ऑप्शन, नागार्जुन। ठीक है, तो नागार्जुन ने कविता लिखी थी इनके ऊपर। अगला प्रश्न है साथियों, मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है? मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है? यह पंक्ति किस कवि की है? केदारनाथ अग्रवाल, राम विलास शर्मा या रंगे राघव या जयशंकर प्रसाद जी? शीघ्र बताना है। जी हाँ साथियों, केदारनाथ अग्रवाल वाले। वेरी गुड। अगला प्रश्न साथियों, प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? कहने का तात्पर्य है कि जो प्रगतिवाद है उसमें कुछ विशेषताएं हैं, प्रगतिवाद की विशेषताएं हैं, तो इनमें से कौन सी विशेषता एक नहीं है? 3 विशेषताएं हैं और एक नहीं है। पढ़ते हैं। पहला है और टॉपिक साथियों, पहला पॉइंट बोलते हैं, पहला ऑप्शन, यह मार्क्सवादी चिंतन धारा पर आधारित है। द्वितीय, यह सामाजिक यथार्थ को साहित्य का उद्देश्य मानता है। तृतीय, इसमें प्रकृति चित्रण को प्रधानता दी गई। चतुर्थ है, शोषित व पीड़ित वर्ग के लिए कविताएं लिखी गई। क्या होगा सही उत्तर साथियों? शीघ्र बताएं। तो साथियों सही उत्तर आएगा साथियों तीसरा। इसमें कोई प्रकृति चित्रण की बात नहीं हुई है, कोई रहस्यवाद की बात नहीं हुई है साथियों। तो साथियों प्रकृति चित्रण की प्रधानता इसमें कतई नहीं है। ठीक है, आगे चलते 41वें प्रश्न। 41वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं साथी। प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? ये बी ऐसे लिख दिया गया है, मतलब ब। ठीक है, इस पर ध्यान नहीं देना है। तो इनमें से कौन सा प्रगतिवाद कवि नहीं है, प्रगतिवादी कवि नहीं है? पंत, नराला, अज्ञेय, जाशिम, मंगल सिंह, सुमन? जल्दी बताना है। और फिर से बता देता हूँ, ये एक मिस्टेक है, एरर बोल सकते हैं इसको। ठीक है,
टाइपिंग से। जल्दी बताइए साथियों, क्या उत्तर होने वाला है। जी हाँ साथियों, जिनका ऑप्शन आ रहा है सी, वेरी गुड, सी ऑप्शन वाले, शाबाश, आगे नहीं है। अगला प्रश्न साथियों, रत्न गर्भ खंड काव्य के रचयिता कौन है। नागार्जुन, निराला, हरिऔध या दिनकर। दो विकल्प नीचे हैं अगले पेज पर। रत्न गर्भ खंड काव्य के रचयिता कौन है। नागार्जुन, निराला, हरिऔध या दिनकर। शीघ्र बताना साथियों। तीसरा हरिऔध है, चौथा दिनकर है रत्न गर्भ खंड काव्य के रचयिता। शाबाश शाबाश। तो साथियों नागार्जुन का है जी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 43वां, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाला साहित्यकार है। फिर से दोहराता हूँ प्रश्न में 43वां, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाला साहित्यकार है। निराला, नागार्जुन, दिनकर या हरिऔध। शीघ्र बताएं क्या उत्तर होगा साथियों। तो सही उत्तर जो होने वाला है वह है नागार्जुन, ठीक है। नागार्जुन ऐसे कवि हैं जिनको कबीर के उपरांत विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति के लिए जाना जाता है। खुली चुनौती देते हैं सत्ता को। और जैसे कि हमने पीछे एक प्रश्न भी पढ़ा कि इंदिरा गांधी पर भी इन्होंने एक कटाक्ष भरी, क्रोध भरी, व्यंग्य भरी कविता लिखी थी। और इसके अलावा साथियों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जैसे बिहारियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है, ठीक है। और इसके विरोध में वहाँ के एक राजनेता जिसको ठाकरे कहा जाता है, राज ठाकरे वगैरह उस वक्त, अभी तो मेरे ख्याल हाँ राज ठाकरे या कोई और ठाकरे था जो भी, अभी भी उनकी सरकार है वहाँ। तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कविताएँ इन्होंने लिखी थी। पढ़िए कभी नागार्जुन की ठाकरे के ऊपर कविताएं, सर्च करिए और पढ़िए, मज़ा आएगा आपको कि एक मामूली सा कवि नहीं मैं कहूँगा, बहुत बड़ा कवि है जी। हिंदी साहित्य इसके बिना अधूरा है, ठीक है। तो इस कवि की कविताएं पढ़िए, वो ठाकरे के ऊपर खुली चुनौती दे डाली है, ठीक है। एक ऐसा इंसान जिसको 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं और वो टक्कर लेता है सत्ता से, ये बहुत बड़ी बात होती है साथी। और आज तक उसको पढ़ा जा रहा है और हिंदी जब तक है उस आदमी को पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो हिंदी को ऐसे नहीं कि परीक्षाएं पास कर ली आप टीचर लग गए फिर भूल गए, भैया इन लोगों को कभी भूलना नहीं है, ठीक है। इनके बारे में पढ़ें, इनकी कविताएं पढ़ें, बहुत धनी है हमारी हिंदी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिवाद प्रवर्तक है। किसको प्रगतिवाद का प्रवर्तक माना जाता है। छायावाद का प्रवर्तक तो प्रसाद को माना गया है, लेकिन प्रगतिवाद का किसे माना जाता है। निराला को, पंत को, प्रसाद को या फिर नागार्जुन को। शीघ्र बताइए। प्रसाद तो बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि प्रसाद ने तो रचनाएं ही नहीं लिखी हैं प्रगतिवाद की। तो बिल्कुल साथियों पंत को माना गया है प्रगतिवाद का प्रवर्तक, और एक आलोचक हुए सिद्धेश्वर, उन्होंने माना है, ठीक है। आगे साथियों अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट मैं रखूँगा इसको। मैं वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हिंदी साहित्य के किस युग का उद्देश्य था। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किस युग का उद्देश्य था हिंदी साहित्य के। द्विवेदी युग का, छायावाद का, प्रगतिवाद का या प्रयोगवाद का। शीघ्र उत्तर दीजिए साथियों, शीघ्र अतिशीघ्र उत्तर देने का प्रयास। शाबाश शाबाश। तो जिनका उत्तर साथियों आ रहा है प्रगतिवाद, वेरी गुड, ठीक है जी ऑप्शन वाले, शाबाश। बहुजन हिताय, ये पंक्ति ही इसके अंदर लिखी गई है, इसके ठीक है अंतर्गत लिखी गई है। बहुजन हिताय मतलब अत्यधिक, जब बहुत ज़्यादा लोगों के हित के लिए, उनके हितों की रक्षा और उनके सुख के लिए लिखा जाना, उनके लिए ही, उनके हितों और उनके सुखों के लिए लिखा जा रहा था, ठीक है। और एक बात, छायावाद का नारा जो उसका उद्देश्य क्या था, वो था सर्वांत सुखाय। क्या था वो, सर्वांत सुखाय, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। वो हम प्रश्न लाए नहीं आज, ये भी ला सकते थे। सर्वांत सुखाय ये छायावाद से संबंधित है।
और ये वाली पंक्ति बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, अभी आपने उत्तर दिया। तो जैसे प्रगतिवाद से संबंधित है। स्वान सुखाय का अर्थ हुआ कि जो सिर्फ स्वयं के लिए ही कविता, मतलब जिसको पढ़कर स्वयं ही खुशी मिलती हो, किसी और को नहीं। अभी शायाबाद की जो कविताएं हैं साथियों, वो हर इंसान के लिए नहीं थी। हर किसी इंसान को प्रकृति अच्छी नहीं लगती ना, मतलब अच्छी होती है लेकिन कोई उसको समझ नहीं पाता था उन रचनाओं को। उन जैसे निराला की अगर प्रकृति चित्रण से संबंधित कोई कविता है, वो आम आदमी कैसे समझ पाएगा। पंत का भी ऐसा ही है, महादेवी का भी ऐसा ही है, और प्रसाद जी का बहुत गहरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं बोलूँगा तत्सम शब्दावली। और आम कोई जिसको हिंदी का नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, शब्दावली का ज्ञान नहीं है, शब्दकोश नहीं है, वो पढ़ ही नहीं पाएगा। तो वो स्वांत सुखाए उसका उद्देश्य था, मतलब खुद ही पढ़े तो खुद ही सुख ले कोई। तो इसका उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाए साथियों। तो पढ़ना और सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों एक बार फिर से प्रश्न रिपीट हो गया है, लेकिन ऑप्शन कुछ और हैं। माफ़ करेगा इस प्रश्न के लिए, लेकिन क्या करें, प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह का प्रश्न आ ही जाता है। कौन सा प्रगतिवादी कवि नहीं है, जल्दी बताइए जल्दी। एक बार फिर से वही प्रश्न, लेकिन ऑप्शन आगे पीछे हैं और कुछ और हैं, जल्दी बताना है। जी हाँ, सी ऑप्शन वाले, वेरी गुड साथियों। त्रिलोचन हैं, नागार्जुन हैं, रंगे राघव भी हैं। रंगे राघव एक अच्छे उपन्यासकार और एक अच्छे नाटककार और एक अच्छे आलोचक और एक अच्छे कवि भी माने गए हैं। ठीक है, याद करना, रंगे राघव की जितनी भी रचनाएं हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने साथियों लिखा है हिंदी साहित्य में। इनकी लेखनी बहुत चली है समाज के ऊपर। ठीक है, आगे प्रगतिवादी रचनाओं के ऊपर। ओके, तो त्रिलोचन साथियों ये भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत हो चुके हैं। आगे चलते हैं 47वें प्रश्न पर। 47वां प्रश्न, प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है, शीघ्र बताएं। प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है? 1920, 1936, 1936, 1943, 1950, 1960, 1900 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी। क्या है साथी प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा? बहुत जल्दी उत्तर देते हो, शाबाश साथियों। बी ऑप्शन वाले 1936 से 1943, सभी काल आपने याद कर लेने हैं, उनकी समय सीमा भी, शाबाश। 48वां प्रश्न साथियों, ऐसे प्रगतिवादी कवि जो बड़े कवि तो नहीं बन पाए किंतु बड़े आलोचक बन गए। ऐसे प्रगतिवादी कवि जो बड़े कवि तो नहीं बन पाए किंतु बड़े आलोचक बन गए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ऐसा कोई कवि है निम्नलिखित विकल्पों में से जो प्रगतिवादी कवि तो था लेकिन बड़ा कवि नहीं बन पाया, बल्कि वो एक आलोचक बन गया। ठीक है, प्रगतिवाद का आलोचक कह सकते हैं उसको। रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्रगुप्त लिख दिया, प्रकाश चंद्रगुप्त है। नागार्जुन या केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, शीघ्र बताना साथियों। जी हाँ, आलोचक तो जहाँ पे दो ही हैं और दो कवि हैं, नागार्जुन कवि हैं, हालांकि वो गद्य लेखक भी माने जाते हैं नागार्जुन। केदारनाथ अग्रवाल ये कविता लेखक हैं, कवि हैं ये। और रामविलास शर्मा और प्रकाश चंद्रगुप्त ये कवि हैं, माफ़ करेगा ये आलोचक हैं दोनों। लेकिन साथियों जो पहले कवि थे लेकिन बड़े कवि नहीं बन पाए और आलोचक बन गए, वो रामविलास शर्मा है। निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। आगे साथियों, अगला प्रश्न साथियों, भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, ये पुस्तक का नाम है। ये किसने लिखी? भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। ठीक है, तो किसकी पुस्तक है, शीघ्र बताना है साथियों, जल्दी बताइए जल्दी साथियों। प्रकाश चंद्रगुप्त, शिवदान सिंह चौहान, दूसरा शिवदान सिंह चौहान है साथियों। तीसरा शिव पूजन सहाय और चौथा आगे है, चौथा विकल्प साथियों है शिवनंदन सहाय। जल्दी बताइए। जी हाँ साथियों, शिवदान सिंह चौहान जिनका विकल्प है। ठीक है, बी ऑप्शन वाले जिन्होंने उत्तर दिया है, वेरी गुड। ठीक है, शिवदान सिंह चौहान की पुस्तक है ये। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, लंदन में गठित भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का नेतृत्व किसने किया था? लंदन में भी हुआ था, लखनऊ में भी हुआ। 1936 में उसकी अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने की थी। लेकिन ठीक है, अभी लंदन की बात हो रही है साथियों, इंग्लैंड में लंदन, वहाँ भी भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। और किसने की साथियों? प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, मुल्कराज आनंद व
सज्जाद जहीर, या चौथा है नागार्जुन एवं केदारनाथ अग्रवाल। तो केदारनाथ अग्रवाल चौथा है क्या सही? जी नहीं, तीसरे ऑप्शन वाले। वेरी गुड साथियों। तो तीसरा ऑप्शन आएगा, इन्होंने मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में की थी। ओके, तो ये रहे साथियों 50 प्रश्न, आपने उत्तर बहुत सही ढंग से किए। अब स्कोर बताइए। इसी तरह से हम निरंतर प्रयास करेंगे आपके सामने प्रश्न लाने का, बहुविकल्पीय प्रश्न, अविकल्प, प्रयोगवाद और नई कविता के ऊपर प्रश्न होंगे। ठीक है, अभी फिर उसके बाद हम व्याकरण पर भी प्रश्न आपके लिए लाना शुरू करेंगे। ओके जी, देवनागरी लिपि, व्याकरण, सब उसमें, लिपि विज्ञान, भाषा विज्ञान, जो भी होगा वो हम व्याकरण में ही सम्मिलित कर लेंगे। तो स्कोर बताते जाइए। एक बात और साथियों, मेहनत करते रहें, MCQs देते रहें। मैं बार बार बोलता हूँ, कंटेंट या सामग्री तो कोई भी टॉपिक पढ़ लेता है। ठीक है, कोई भी टॉपिक पढ़ें, नोट्स बनाएं, वो तो हर कोई कर लेता है, लेकिन MCQs नहीं देते हैं लोग, और इससे मात खा जाते हैं। ठीक है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि MCQs देना बहुत अनिवार्य है। जो लोग समझते हैं कि हम टॉपिक पढ़ के कोई क्रैक कर लेंगे एग्ज़ाम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए MCQs का अभ्यास निरंतर करते रहना है आपको। कितना स्कोर? बहुत अच्छे साथियों, बहुत अच्छा स्कोर है। वेरी गुड। तो जिनका 40 प्लस है आज साथियों, वेरी गुड साथियों। और जो 35 प्लस भी अगर किसी का बन रहा है तो वो भी बहुत अच्छे, क्योंकि हमने कुछ गहराई वाले प्रश्न, जो कथन होते हैं वो पढ़ने होते हैं साथियों। कथन किसने बोला, क्या बोला शायावाद के संबंध में, है ना, इस तरह के जो प्रश्न आ जाते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, इस वीडियो के साथ हमारे जो प्रश्न हैं वो 410 कंप्लीट हो गए। हालांकि जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने 60 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए थे। ये वीडियो श्रृंखला और भी हम लाएंगे, जो भाग 9 आपके सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रश्न लाने वाले हैं साथियों। कल मिलते हैं। धन्यवाद, बहुत अच्छा स्कोर आप लोग बताए हैं। ठीक है, इसी तरह से तैयारी करते रहें। धन्यवाद, सुरक्षित रहें।